हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करें अपनी क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। स्टार्ट करने से पहले तीन इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। बिना किसी देरी के अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इस चैप्टर के ऑथर का नाम है। और इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये जो द इंटरव्यू चैप्टर है ना, सो ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। किस में से एक्सट्रैक्ट लिया गया है, किस में से ये पार्ट लिया गया है? उम्बर्टो इको का एक इंटरव्यू हुआ था, वहाँ से ये इंटरव्यू चैप्टर लिया गया है। अब जो इंटरव्यूअर होते हैं वो होते हैं मुकुंद पद्मनाभन, ठीक है, और वो द हिंदू की तरफ से होते हैं। और उम्बर्टो इको जो है वो एक राइटर भी होते हैं और एक प्रोफेसर भी होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो है वो इंटरव्यूड होते रहते हैं सालों साल तक। एंड कई लोग ये मानते हैं, मतलब हमें सेलिब्रिटीज़ के बारे में कैसे पता चलता है कि कौन कैसा है, इंटरव्यूज़ के थ्रू ही पता चलता है ना। और कई लोग तो मतलब इंटरव्यू को अच्छा मानते हैं जिसकी वजह से वो फेमस हो जाते हैं, लेकिन कई लोग जो हैं वो उसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ मानते हैं। किसको? इंटरव्यू को, ठीक है। वो मानते हैं कि ये अनवारंटेड इंट्रूजन है उनकी लाइफ में, मतलब उनकी लाइफ में घुसने की कोशिश की जा रही है। और लोगों के माइंड में हमारे लिए क्या क्या तस्वीरें, मतलब लोगों के माइंड में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें आएंगी, हम जस्टिफाइड नहीं कर पाते खुद को। और ये हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करने का एक तरीका है। जो चीज़ हम प्राइवेट रखना चाहते हैं उसको भी ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है द इंटरव्यू चैप्टर का, उसके बारे में बताया गया है कि इंटरव्यू किस तरीके से कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेकार साबित हुआ। और जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें उम्बर्टो इको की लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है कि वो पहले एक एकेडमिशियन होते हैं, बाद में एक नॉवेलिस्ट बन जाते हैं। वैसे वो खुद को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बताते हैं जो कि सिर्फ संडेज़ को कभी कभी नॉवल लिखते हैं, ठीक है। और एक उनका बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवल था द नेम ऑफ द रोज़। वो बहुत ज़्यादा उनकी सक्सेस, वो उस नॉवल की बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई है, वो भी इस इंटरव्यू में हाईलाइट किया गया है, ठीक है। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 जो है इस चैप्टर का वो स्टार्ट करते हैं। तो इंटरव्यू जो है वो अब जर्नलिज्म का एक अनअवॉइडेबल पार्ट बन गया है, मतलब जर्नलिज्म बिना इंटरव्यू के अब चल ही नहीं सकता। और ये 130 साल पहले डिस्कवर किया गया था और आजकल तो ये बहुत ऑर्डिनरी हो गया है। लोग जो है एजुकेटेड होने लग गए हैं और वो ज़्यादातर इंटरव्यू को रीड करने लग गए हैं। और कभी ना कभी उनकी खुद की लाइफ में भी वो 1 या 2 बार शिकार हुए होंगे इंटरव्यू का, है ना। और सेलिब्रिटी तो बहुत बार, उनका तो बहुत बार इंटरव्यू होता ही होता है, ठीक है। अब वैसे तो ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो, कई लोग इंटरव्यू को अच्छा समझते हैं, कई लोग जो है वो इंटरव्यू को बहुत बुरा मानते हैं, ठीक है। कई लोग ये बिलीव करते हैं कि हैव इलेबोरेटिव क्लेम अबाउट इट्स गुडनेस एज इट बिलीव टू बी अ पाथ ऑफ टुवर्ड नोइंग कंप्लीट ट्रूथ। कई लोग, जैसे मैंने आपको बताया, सम पीपल बिलीव दैट इंटरव्यू इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि एक इंसान के बारे में हमें कंप्लीट ट्रूथ पता चल जाता है और ये एक आर्ट की तरह है, ठीक है। लेकिन अगर हम इंटरव्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो ये सोचते हैं कि, तो वो लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू जो है हमारी पर्सनल लाइफ में एक अनवांटेड इंटरवेंशन की तरह है। लोग हमारी पर्सनल लाइफ में झांकना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ठीक है। तो जो रीडर्स एंड व्यूअर्स जो उस इंटरव्यू को पढ़ेंगे, उनके दिमाग में एक इमेज बन जाती है उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में जिसका इंटरव्यू हो चुका होता है। वो जो है, जैसे अगर मैं एक इंटरव्यू दे रही हूँ और उसमें मतलब हमें कभी कभी होश नहीं रहता व्हाट वी आर सेइंग, और जो हमारी पर्सनल बिलीव है हम उसको कहने लग जाते हैं, ठीक है। बट इट्स नॉट नेसेसरी जो हमने कहा है हम वैसे ही इंसान हो। तो यहाँ पे वही बोला जाता है कि कभी कभी इंटरव्यू जो है वो एक इंसान की ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है वो चुरा लेता है, ठीक है। बहुत सारी फेमस पर्सनालिटी जो हैं, जैसे उनका इंटरव्यू हुआ है तो उनके माइंड पर बहुत ज़्यादा गहरा या फिर बैड इंप्रेशन पड़ा है इंटरव्यू की वजह से। एक कॉस्मोपॉलिटन राइटर थे वी एस नायपॉल, उन्होंने, उनको एक इंटरव्यू फेस करना पड़ा था
और उनका एक बैड इंटरव्यू हो गया था किसी कारण की वजह से, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में से कभी उभर नहीं पाए। जो क्रिएटर थे, आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी एलिस इन द वंडरलैंड नाम की, उसके जो क्रिएटर है वो कभी भी राज़ी नहीं होते अपना इंटरव्यू कराने के लिए, क्योंकि वो इंटरव्यूअर से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ठीक है, वो अटेंशन पाने से, कई लोगों को ना अटेंशन फियर होता है कि लोग बाग हम पर अटेंशन डालेंगे, तो उन्हें वो सोचते हैं कि अगर लोग बाग मुझे मेरे ऊपर अटेंशन डालने लग गए तो मैं बहुत ब्लैंक सा हो जाऊंगा, और वो हमेशा ही जो लोग उन्हें जानते हैं उनसे भी बल्कि दूर रहने की कोशिश करते हैं। वो कभी भी इंटरव्यू नहीं देना चाहते, ना ही किसी को अपना ऑटोग्राफ देना चाहते। हालांकि अगर उनसे कोई रिक्वेस्ट करे चीज़ें जानने की कि कैसे मैंने सक्सेस पाई या कैसे कैसे मेरी स्टोरी है, तो मैं वैसे बता दूंगा, लेकिन मुझे ना तो अटेंशन चाहिए, ना मुझे किसी को ऑटोग्राफ देना है, ना ही मुझे इंटरव्यू देना है। मैं वैसे ही बिना इन सब रिक्वेस्ट के भी आराम से अपनी सेटिस्फैक्शन की अपनी सक्सेस की जो टेल्स हैं, स्टोरीज़ हैं, वो वैसे ही बता दूंगा। सो एक रूडयार्ड किपलिंग होते हैं जो कि एक इंग्लिश जर्नलिस्ट होते हैं और नॉवलिस्ट होते हैं। वो भी इंटरव्यूड के आइडिया से बिल्कुल स्ट्रांगली अगेंस्ट होते हैं। और रूडयार्ड किपलिंग की वाइफ ने अपनी डायरी में एक इंसिडेंट भी लिखा था कि कैसे उनका एक दिन बॉस्टन में ख़राब कर दिया था दो रिपोर्टर्स ने। उन्होंने ये लिखा है अपनी डायरी में कि उनके हस्बैंड यानी कि रूडयार्ड क्यों हमेशा इंटरव्यू में आने के लिए बचते हैं और क्यों वो हमेशा मना कर देते हैं इंटरव्यू के लिए। रूडयार्ड के अनुसार जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो हमेशा जीवित रहते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं, और वो तो बल्कि इंटरव्यूइंग को एक क्राइम बताते हैं। ठीक है, और वो बिल्कुल इंटरव्यू जो है वो एक तरीके की पनिशमेंट है जैसे बाकी क्राइम्स होते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा बेकार एक्सपीरियंस होता है इंटरव्यू का, और कोई भी इंसान जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना, वो कभी भी इंटरव्यू के लिए राज़ी ही नहीं होगा। आयरनिकली मतलब जो ये बात रूडयार्ड ने कही है, उससे अपोजिट बात जो है वो ये है कि कुछ साल पहले, सम ईयर्स अर्लियर, किपलिंग ने ही एक मार्क ट्वेन है जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं, उनके ऊपर हमला बोल दिया था इंटरव्यू लेके। हालांकि उन्होंने जो ये बात कही है कि इंटरव्यू एक बैड एक्सपीरियंस होता है, ये होता है, वो होता है, उन्होंने ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी बात लगेगी क्योंकि उन्होंने खुद ने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लेके उनको उनके ऊपर हमला बोला था एक तरीके से। ठीक है, एक बेकार इंटरव्यू लिया था मार्क ट्वेन का। फिर एक फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट हैं H.G. वेल्स, उनका भी इंटरव्यू हुआ था। वो भी एक अनप्लीजेंट इंटरव्यू रहा, एक्सपीरियंस रहा था। लेकिन 40 साल बाद उन्होंने एक दूसरे का उन्होंने खुद ने एक रशियन रेवोल्यूशनरी जॉस स्टालिन का एक इंटरव्यू लिया था। अनदर राइटर, एक और राइटर है सॉल बेलो, उन्होंने कमेंट किया था कि इंटरव्यू जो है ना फिंगर टिप्स की तरह है, कि उनका कोई गला घोट रहा है, विंड पाइप को फिंगर टिप्स से उन्होंने पकड़ा हुआ है, इस तरीके से लगता है। और जैसे एकदम जैसे अगर आपको कोई गला पकड़ ले या फिर हवा की नली दबा ले, तो वो एकदम चॉक्ड और सफोकेटेड फील करेगा ना वो इंसान। इंटरव्यू भी बिल्कुल एक तरीके से वैसा ही है। ठीक है, डिस्पाइट द ड्रॉबैक, हालांकि इतने ज़्यादा ड्रॉबैक हैं इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू जो है वो अपना एक मकसद फुलफ़िल कर पाता है। वो क्या है कि अपनी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करने का। अकॉर्डिंग टू डेनिस ब्रैन के अकॉर्डिंग इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा क्लियर इंप्रेशन मिलता है लोगों का कि कैसे कैसे लोग हैं हमारी लाइफ में। The setup of one man, the interviewer asking question from the another, the interviewee gives them power and influence। तो एक इंटरव्यूअर होता है और एक इंटरव्यूई होता है, इसकी वजह से इंटरव्यू हो पाता है, और उसके वजह से जो इंटरव्यूअर होता है वो बेसिकली उसके पास पार भी होती हैं और इन्फ्लुएंस भी होती हैं। ठीक है, अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे जो कि उम्बर्टो ईको का होता है। ठीक है, और वो एक इटालियन नॉवेलिस्ट होते हैं उम्बर्टो ईको, और वो बेसिकली संडेज़ को ही अपना नावल लिखते हैं। फिर जो द हिंदू जो कि आज भी न्यूज़पेपर हमारा चलता है इंडिया में, उसके द हिंदू न्यूज़पेपर से मुकुंद पद्मनाभन जो होते हैं वो उम्बर्टो ईको का इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, और उम्बर्टो ईको जो है वो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इटली में प्रोफेसर होते हैं। ठीक है, एंड वहाँ पे ही वॉज फेमस फॉर जो यूनिवर्सिटी होती है वो उसमें उम्बर्टो ईको किस चीज़ के लिए फ़ेमस होते हैं, जो उनके विचार है सेमियोटिक्स पे। सेमियोटिक्स क्या होती है, जो साइन लैंग्वेज होती है ना ब्लाइंड के लिए, उसकी स्टडी के लिए, वो अपने थॉट्स के लिए सेमियोटिक्स पे जो उनकी थॉट्स उसके लिए बहुत फेमस है। और वो अपनी राइटिंग को इंटरप्रेट करने के लिए भी बहुत फेमस थे। जो मिडल एजेस के टाइम की ब्यूटी थी, मिडल एजेस की जो कथाएं थी या फिर स्टोरीज़ थी, हिस्ट्री थी, उनके लिए वो बहुत फेमस थे। फिर बाद में उन्होंने फ़िक्शन लिखना स्टार्ट कर दिया था, और काफ़ी सारा लिटरेचर भी उन्होंने लिखा, जैसे फ़िक्शन, एकेडमिक टेस्ट, ऐसे, बच्चों के लिए किताबें,
बच्चों के लिए बुक्स, और उसके बाद न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखने। फिर 1980 में उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की जब उनकी जो बुक है द नेम ऑफ द रोज़ वो बेस्ट सेलर बन गई थी, ठीक है। तो इंटरव्यू स्टार्ट होता है उम्बर्टो इको की तारीफ से, और एंड कोटिंग द वर्ड्स ऑफ डेविड लॉज, और डेविड लॉज के वर्ड से इंटरव्यू स्टार्ट होता है, वेयर ही मेंशन दैट इट इज़ आउट ऑफ द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, कि उसमें स्टार्ट मतलब तारीफ़ कैसे होती है कि ये बहुत ही समझना मुश्किल, ये बहुत मुश्किल है ये समझना कि कैसे एक इंसान यानी कि उम्बर्टो इको, एक इंसान इतनी सारी चीज़ों में अच्छा कैसे हो सकता है। तो मतलब इंटरव्यू की स्टार्टिंग ऐसे होती है। उम्बर्टो जो है वो रिप्लाई करते हैं कि सबको ये लगता है कि मैं अलग अलग टास्क करता हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं एक ही सेम चीज़ करता हूँ। तो मुकुंद उनसे क्यूरियसली पूछते हैं, सेम चीज़ है, आप तो अलग अलग राइटिंग्स लिखते हो, फिक्शन भी लिखते हो, बच्चों के लिए किताबें भी लिखते हो और एसेज भी लिखते हो, लेकिन आप कह रहे हो आप सेम चीज़ें लिख रहे हो। अब ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट, अब उम्बर्टो को थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे ना अलग अलग फ़िलोसफिकल इंटरेस्ट हैं, ठीक है, जो कि मैं कोशिश करता रहता हूँ लिखने की, बट एक्चुअल में वो सारी सेम ही चीज़ें हैं, लिखना तो सेम ही है ना। और टॉकिंग अबाउट हिज बुक फॉर चिल्ड्रन, उसके बाद वो चिल्ड्रन के लिए जो बुक लिखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि दे ऑल टॉक्ड अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, की जो मेरी बच्चों के लिए किताबें मैं लिखता हूँ वो नॉन वायलेंस एंड पीस के ऊपर होती हैं, विच वर अगेन बेस्ड ऑन, जो कि एथिक्स के ऊपर होती है, क्योंकि मुझे एथिक्स, नॉन वायलेंस एंड पीस मेरा उसमें इंटरेस्ट है, फिलोसफिकल इंटरेस्ट है, ठीक है। देन ही टॉक्ड अबाउट हिज सीक्रेट, उसके बाद वो अपने सीक्रेट के बारे में बताते हैं कि वो जो है ना एम्प्टी स्पेसेस में काम करते हैं, ठीक है। तो ही कॉल्ड देम इंटरस्टाइसिस, कि मैं एम्प्टी स्पेसेस में काम करता हूँ और बेसिकली मैं उनको इंटरस्टाइसिस बोलता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू हिम, अब जो उम्बर्टो इको होते हैं वो इस एम्प्टी स्पेसेस या जिसको वो इंटरस्टाइसिस बोलते हैं, इसका कंसेप्ट समझाने में लग जाते हैं मुकुंद को। वो कहते हैं कि ये जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्रूशियल होते हैं। अगर तुम यूनिवर्स में से या एटम्स में से स्पेसेस को, यानी कि जो खाली स्पेसेस को हटा दो, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, सब कुछ चिपका चिपका हो जाएगा, ठीक है, और यूनिवर्स बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा। और एकदम जितनी ये मुट्ठी होती है ना, उतना ही हमारे यूनिवर्स रह जाएगा अगर तुम इसमें से एम्प्टी स्पेस हटा दोगे, या फिर एक एटम में से एम्प्टी स्पेस हटा दोगे तो, ठीक है। सो इफ़ ही वॉज एक्सपेक्टिंग समवन ओवर, दैट इज़ समवन वॉज कमिंग टू हिज हाउस, तो अगर आप मान लो मेरे घर पे कोई आ रहा है, यानी कि उम्बर्टो इको के घर पे कोई आ रहा है, एक गेस्ट, और वो एलिवेटर ले रहा है ग्राउंड फ्लोर से मेरे फ्लैट थर्ड फ्लोर, जो कि मेरा फ्लैट है थर्ड फ्लोर से। मान लो ये उम्बर्टो इको का घर है, थर्ड फ्लोर पे उम्बर्टो इको रहता है, सेकंड फ्लोर ये, फर्स्ट फ्लोर ये, और ये ग्राउंड फ्लोर, और कोई एलिवेटर ले रहा है थर्ड फ्लोर तक पहुंचने के लिए, उम्बर्टो इको से मिलने के लिए। तो अब कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उन्हें पता चल गया कि अच्छा गेस्ट आ गए हैं तो हम उनका वेट कर लेते हैं, लेकिन उम्बर्टो जो है वो रैदर देन वेटिंग फॉर हिज गेस्ट, वो अपने गेस्ट के वेट करने की बजाय जितने टाइम में वो गेस्ट उनके फ्लोर तक आ जाएंगे, उनके गेट तक आ जाएंगे, उस टाइम पे वो काम करेंगे। वो बेसिकली अपना आर्टिकल लिखने की कोशिश करेंगे, ना कि उनके लिए ना कि उस टाइम पे वो वेट करके अपना टाइम वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दिस इज़ हाउ ही वर्कड इन एम्प्टी स्पेसेस ऑफ टाइम, कि जब भी हमारे पास छोटा छोटा टाइम भी आ जाता है, हमें उस टाइम को वेस्ट ना करके उस टाइम में कुछ प्रोडक्टिव टास्क करना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग क्या करेंगे, खाली बैठे रहेंगे और अपने गेस्ट का वेट करेंगे। सो दैट्स वाई ही सेड कि मैं जो हूँ ना एम्प्टी स्पेसेस में काम करता हूँ। तो मुकुंद मेंशन करते हैं कि आप अनडाउटेडली यूनिक हो, बहुत अलग हो आप, ठीक है। आपके जो स्कॉलरली आर्टिकल्स होते हैं वो यूजुअल एकेडमिक स्टाइल से अलग होते हैं, मतलब जैसे एक तो जनरल राइटिंग होती है, उस राइटिंग से, उस एकेडमिक स्टाइल से आपके आर्टिकल्स थोड़े अलग स्टाइल के होते हैं। दैट यूजुअल अकेडमिक स्टाइल लैक्ड पर्सनल टच, और जो ये जो यूजुअल अकेडमिक स्टाइल जिसमें बाकी ऑथर वगैरह लिखते हैं उसमें एक पर्सनल टच नहीं होता, ड्राई होते हैं उनके आर्टिकल्स और बोरिंग होते हैं, लेकिन आपकी राइटिंग में एक प्लेफुल और पर्सनल टच होता है जिससे पढ़ने में मज़ा आता है, हम कनेक्ट कर पाते हैं अपनी रियल लाइफ से, ठीक है। ही आस्क्ड इको डिड ही इंटेंशनली अडॉप्ट एन इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग, तो इको से कहते हैं कि जैसे आपने अपनी एकेडमिक स्टाइल में पर्सनल टच दिया है, प्लेफुल टच दिया है, तो ये जो आपका इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग है वो आपने अडॉप्ट किया है जानबूझ के, या फिर ये आपका नेचुरली वे ऑफ राइटिंग है। तो उम्बर्टो एक स्टोरी बताते हैं, फ्रॉम द टाइम इन इटली वेयर अ प्रोफेसर, कि जब वो इटली में एक टाइप के स्टूडेंट थे, तो उनके प्रोफेसर वेयर अ प्रोफेसर टोल्ड हिज थीसिस वाज वे डिफरेंट फ्रॉम अदर, जहाँ पर एक
प्रोफेसर उम्बरटू कहते हैं कि आपकी थीसिस जो आपने रिसर्च करी है वो दूसरों से अलग है। ही टोल्ड हिज स्टोरी इंक्लूडिंग द ट्रायल एंड एरर दैट हैपन ड्यूरिंग दिस रिसर्च। और वो कहते हैं कि मेरी रिसर्च में बहुत सारे ट्रायल एंड एरर हुए थे, और बाकी जो लोग थे, बाकी जो बच्चे थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फॉल्स एजम्पशन ले ली, उनको करेक्ट किया और उसके बाद कंक्लूजन दे दिया। दिस वॉज द रीज़न, और इसी रीज़न की वजह से प्रोफेसर ने, क्योंकि मेरी जो थी थीसिस, मेरी जो रिसर्च थी वो बहुत अलग थी, दूसरों से अलग थी, तो इसी वजह से मेरी जो है प्रोफेसर ने एक बुक, मेरी थीसिस की बुक जो है वो पब्लिश करा दी थी। और एट द एज ऑफ 22 की एज में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस तरीके से मैं लिखता हूँ, जो मेरा एकेडमिक स्टाइल है वो करेक्ट है, ठीक है। ये जो आप इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग कह रहे हो, ये बल्कि इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग नहीं, ये करेक्ट वे है राइटिंग का। एंड दैट इज़ वाई हिज एसेज वर ऑलवेज इन नरेटिव टोन, और इसलिए मेरे एसेज जो है वो एक ऐसा लगता है कि स्टोरी पढ़ रहे हैं हम, है ना। प्रोबेबली दिस वॉज ऑल्सो द रीज़न, और इसलिए ये एक ऐसा रीज़न हो सकता है क्योंकि मेरे ऐसे हमेशा एक नरेटिव टोन में होते हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई कहानी पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी 50s की एज में नॉवेल्स भी लिखना स्टार्ट कर दिया था। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज फ्रेंड रोलैंड बर्थ इज ऑलवेज, और बल्कि मेरे फ्रेंड जो हैं वो एक एसेइस्ट थे, वो भी बल्कि नॉवलिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि उससे पहले उनकी डेथ हो गई थी। वाइल फॉर द इको, और उम्बर्टो इको ने कभी सोचा नहीं था कि वो एक नॉवेलिस्ट भी बनेंगे, बट बाय एक्सीडेंट वो बनने लग गए क्योंकि उन्हें नरेशन की एक भूख थी कि मुझे लिखना है लिखना है लिखना है, इस तरीके से। पॉइंटिंग आउट हिज नॉवल को पॉइंट आउट करते हुए मुकुंद ने मेंशन किया कि आपका ये जो फेमस नॉवल था द नेम ऑफ द रोज़, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है फ्रॉम अ फेमस अकेडमिक। जैसे आप एक अकेडमिशियन हो, आप एक प्रोफेसर हो, अब आप एक फेमस नॉवलिस्ट बन गए हो जिसने बहुत सारे स्कॉलरली वर्क्स लिखे हैं, यानी कि 20 तो स्कॉलरली वर्क्स लिखे हुए हैं और 5 नॉवल लिखे हैं। तो उम्बर्टो इको मुकुंद को करेक्ट करते हुए कहते हैं कि मैंने 40 नॉन फिक्शन पीसेस लिखे हुए हैं। तो ये बात सुन के जो मुकुंद होते हैं बहुत अमेज हो जाते हैं कि उन्होंने 40 स्कॉलरली आर्टिकल्स लिखे हैं, ना कि 20। और एक जो है उनका स्टडी ऑफ साइंस के ऊपर है। वो पूछते हैं कि लोग बाग जो है अब आपको एक एज अ फेमस नॉवलिस्ट के थ्रू जानते हैं, ना कि एक फेमस एकेडमिशियन के थ्रू, तो क्या ये आपको थोड़ा अलग सा लगता है? उम्बर्टो इको कहते हैं कि येस, ये मुझे थोड़ा बॉदर करता है कि अब मुझे लोग बाग जो है वो एक फेमस नॉवलिस्ट के नाम से जानने लग गए हैं, बल्कि मैं जो हूँ, मेरी आइडेंटिटी जो है वो एक एकेडमिशियन से है, क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ जो सिर्फ नॉवल लिखता हूँ तो सिर्फ संडे को लिखता हूँ। मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करता हूँ और राइटर की मीटिंग्स में भी जाता हूँ, ठीक है। एंड ऑन दी अदर हैंड इको एक्सेप्ट करते हैं कि ही वॉज वेल अवेयर दैट बाय राइटिंग नॉवल, कि मुझे अच्छे तरीके से पता है कि नॉवल लिखने की वजह से मैं बहुत सारी ऑडियंस तक पहुँच पाया हूँ, और 1 मिलियन पीपल जो है वो बेसिकली सेमियोटिक्स में तो इंटरेस्ट नहीं होंगे क्योंकि साइन लैंग्वेज की स्टडी पे इतने ज़्यादा लोग जो है वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। बट जो मैंने अभी नॉवल लिखा है उसकी वजह से मैं जो हूँ वाइडर ऑडियंस तक पहुँच पाया हूँ, और जिसकी वजह से लोग बाग मुझे एक फेमस नॉवलिस्ट की तरफ से जानने लग गए हैं। तो मुकुंद ने चेंज करा टॉपिक और मेंशन किया कि ये जो आपका फेमस नॉवल है द नेम ऑफ द रोज़, ये एक बहुत सीरियस नॉवल है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक कैसे पहुँच गया? इसके अंदर डिटेक्टिव स्टफ़ है, थोड़ी मेटाफिज़िक्स है, थियोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री है। तो वो उम्बर्टो से कहते हैं कि क्या आप सरप्राइज़ हो अपनी सक्सेस से? उम्बर्टो कहते हैं कि नहीं, मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ। द ओनली पीपल हु वर सरप्राइज, बल्कि जो लोग सरप्राइज़ हुए हैं वो तो बेसिकली जर्नलिस्ट और पब्लिशर हुए कि ये इतना ज़्यादा कैसे फैल गए नॉवल, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोग जो है वो हमेशा ईजी रीडिंग की किताबें या फिर नॉवल खरीदते हैं, और पूरे ग्रुप में से, ठीक है। बल्कि ट्रुथ तो ये है कि उनके नॉवल की वजह से वो कम परसेंटेज ऑफ लोग तक या फिर कम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन तक पहुंच पाए हैं जिनको चैलेंजिंग रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इजी रीडिंग पसंद है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चैलेंजिंग रीडिंग एक्सपीरियंस अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसलिए वो कम लोगों तक पहुंच पाए हैं, बट ही इज़ एबल टू मैनेज टू रीच द मिलियन ऑफ पीपल। तो वो कहते हैं कि मैं अपने नॉवल से सिर्फ एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन तक पहुंच पाया हूँ जिसको रीडिंग एक्सपीरियंस मतलब चैलेंजिंग रीडिंग एक्सपीरियंस पसंद है। मतलब सारे लोग अलग अलग होते हैं, सबका नेचर अलग अलग होता है, सबके लाइकिंग्स अलग अलग होती हैं। तो कुछ लोगों को तो ईजी रीडिंग एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ लोगों को चैलेंजिंग रीडिंग एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। तो उम्बर्टो का नॉवल इसलिए फेमस हुआ कि दे वांट रीडिंग चैलेंजिंग रीडिंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है।
उसके बाद वो कहते हैं कि वो भी कभी कभी शोज़ देखते हैं, जैसे मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम डिनर के बाद, लेकिन पूरा पूरा दिन नहीं देखते। फिर मुकुंद जो है उम्बर्टो से पूछते हैं कि आपकी सक्सेस की पॉसिबिलिटी क्या थी? आपको क्या ये लगता है कि आपने अपने नॉवल में मिडीवल हिस्ट्री डाली इसलिए आपका जो नॉवल है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाया? तो उम्बर्टो इको इस पॉसिबिलिटी को नकारते नहीं हैं, वो एक स्टोरी सुनाने लग जाते हैं कि मैं एक चाइनीज़ वाइल्ड ओल्ड मैन की तरह सोच रहा हूँ। सो ही मेंशन्ड दैट, उन्होंने ये बताया उम्बर्टो ने कि जो मेरी अमेरिकन पब्लिशर थी, उन्होंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि 3000 कॉपी से ज़्यादा बिक जाएंगी हमारी कंट्री में, वो भी इस नॉवल की। और क्योंकि किसी को लैटिन लैंग्वेज नहीं आती और किसी ने कैथेड्रल भी नहीं देखा था, टू देयर सरप्राइज़, उनके सरप्राइज वो भी बहुत सरप्राइज थे, क्योंकि उन्होंने जहाँ ये भी नहीं सोचा था कि 3000 कॉपी भी बिकेंगी, वहाँ पे 2 या 3 मिलियन कॉपीज़ तो बिक भी चुकी थी। सो उम्बर्टो जो है वो अपनी बुक की सक्सेस को एक मिस्ट्री बताते हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर मैंने इसी बुक को 10 साल पहले लिखा होता या फिर 10 साल बाद में लिखा होता तो एक सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. Also follow on all the platforms. Thank you so much.